अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे वही पुनः उसी चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले ये जो हमारी मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक उन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो इसी में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं मौर्योत्तर काल में ही। इसमें थोड़ा सा रिवीजन नोट लेते हैं हम कि इससे पहले हम लोगों ने किसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में जो बात की थी वो दो कंडीशनों की बात की थी। क्या बात की थी? एक था हमारा ब्राह्मण वंश, एंड जो दूसरा आता है उसको हम लोग विदेशी वंश के नाम से भी जानते हैं या विदेशी आक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने अध्ययन किया था वो इसमें किया था सबसे सर्वप्रथम जो हम लोगों ने बात की थी वो बात की थी शुंग वंश की। एंड इसी के पश्चात में आता है हमारा कण्व वंश एंड इसी में आता है सातवाहन वंश एंड लास्ट में जो हमारा ब्राह्मण वंश इंडिया में देखने के लिए मिलता है उसको हम चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में जो हमारा विदेशी वंश था इसमें सर्वप्रथम जो अपनी सत्ता को इंडिया में स्थापित करते हैं वो थे हमारे कौन? तो वो थे हमारे हिंद यूनानी शासक के नाम से जानते हैं। एंड इसी में जब हिंद यूनानियों का दौर समाप्त होता है तो इसके पश्चात में जो अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं वो होते हैं शक। एंड इसी के पश्चात में जब इनका शासनकाल या इनका साम्राज्य या इनकी सत्ता जो है वो समाप्त होती है तो इन्हीं के पश्चात में जो तीसरे नंबर पे हमारा वंश उभर करके आता है विदेशी साम्राज्य के अंतर्गत उसको हम लोग पहलव के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी वंश था उसको हम लोग कुषाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें अध्ययन कर ली थी। ठीक है, तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को पहले अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा। ठीक है, एंड इसमें हम लोगों ने हिंद यूनानियों के संदर्भ में अध्ययन किया था एंड शक के संदर्भ में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो बाकी जो ये हमारे दोनों जातियां बसती हैं इनका अध्ययन आज इस क्लास में करेंगे और बाकायदा इसको हम आज कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में जो हमारी विदेशी जातियां थी या जो विदेशी वंश उभर करके आते हैं इंडिया में उनको हम लोग ये दोनों को देखते हैं यानी पहलव और कुषाण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहलव वंश के संदर्भ में। इसमें फिलहाल में जो हमने अध्ययन करना है वो हम अध्ययन कर रहे हैं पहलव वंश की। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी सत्ता को ज्यादा समय तक इंडिया में स्थापित नहीं कर पाते हैं। यहां से केवल और केवल हमको 1 से 2 तथ्य याद रखने हैं जो कि हमको महत्वपूर्ण लगता है, तो उसी बेस पे हम बात करेंगे।
पहलव वंश था। ये जितने भी हम लोगों ने विदेशी जो भी आक्रमण पढ़े अभी तक, वो यार केवल और केवल ये हमारी एक प्रकार की जातियां थी। सारे विदेशियों की बात करते हैं, ये एक प्रकार की क्या थी, जातियां थी, जो कि क्रम वाइज आकर के या बारी बारी से आकर के इंडिया में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में यह तीसरे नंबर पे हमारा स्थापित होने वाला भारत का विदेशी वंश था या विदेशी जाति थी हमारी। इसके संदर्भ में एक दो पॉइंट हमने ये नोट करना है कि ये भी यार पहलव भी, ये भी मध्य एशिया से ही इंडिया में विजिट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी अध्ययन किया कि यार हमारा उत्तर साइड में हिमालय पर्वत वगैरह पड़ जाता है, दक्षिण साइड में हमारा जलीय क्षेत्र पड़ता है, तो मतलब किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं बचता है, जिस कारणवश इधर से कोई भी शासक मतलब इंडिया पे ना ही अटैक कर सकता है और ना ही एंट्री कर सकता है। इस संदर्भ में केवल और केवल एक ही क्षेत्र बचता है, वो है हमारा इधर उत्तर पश्चिम वाला एरिया। तो इधर से ही हमारे जितने भी विदेशी आक्रमण होते हैं या जितने भी शासक हमारे इंडिया में शासन करने के उद्देश्य से विजिट करते हैं, वो सारे के सारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही क्या करते हैं, इंडिया में आक्रमण करते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पहलवों ने भी क्या किया, ये भी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से इंडिया में विजिट करते हैं और विजिट करने के पश्चात में थोड़े ही दिनों तक ये अपनी सत्ता को यहाँ पे स्थापित कर पाते हैं। बहुत ही छोटा सा वंश था, इस कारणवश ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। ठीक है, इसमें एक फैक्ट ये याद रखना है कि इसका जो शासक था या प्रमुख शासक के तौर पे यहाँ पे बात करते हैं, एक ही हमारा प्रमुख शासक देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, जिसको हम लोग गोंदो फर्निस के नाम से जानते हैं। नाम याद रखना, यहाँ का यानी पहलुओं का सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख शासक के तौर पे जानते हैं। वो कौन था, तो उसको हम लोग गोंदो फर्निस के नाम से जानते हैं। ये हमारा ऐसा शासक था पहलुओं का जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इसी ने ही अपनी सत्ता को इंडिया में क्या किया, स्थापित किया और थोड़ा बहुत यानी इसका विस्तार भी किया। और इसी के साथ में एक चीज हमें ये याद रखनी है या एक घटना हमें ये याद रखनी है कि इसी गोंदो फर्निस के साथ ही हमारा एक ईसाई व्यक्ति या एक तरीके से बोले तो ईसाइयों में होता है ना पादरी, नाम सुने होंगे, तो एक पादरी भी इसी गोंदो फर्निस के साथ ही या गोंदो फर्निस के समय ही इंडिया में विजिट करता है। क्या नाम होता है, यानी इन्हीं के साथ में एक हमारा पादरी गोंदो फर्निस के साथ में इंडिया में विजिट करता है, जिसको हम लोग सेंट थॉमस के नाम से जानते हैं। ये कौन थे, तो ये पादरी थे, ईसाइयों में होता है पादरी, वही थे ये। और ये क्या करते हैं कि भारत में पहली बार ईसाई धर्म का जो प्रचार और प्रसार होता है उसकी शुरुआत हमारे यही सेंट थॉमस नामक पादरी के द्वारा की गई। भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म इन्होंने ही प्रचार प्रसार किया इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पे आकर के ये मतलब प्रेरित करते हैं लोगों को कि ईसाई धर्म को अपनाओ या ईसा जो भी सिस्टम था ईसाई धर्म को अपनाने की बात ये करते थे। और सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा ये प्रयास इंडिया में किया गया। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी हमें क्या करना है, पकड़ करके रखना है। इतनी चीजें यार, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, यही दो चीजें, तो इतना पर्याप्त है पहलुओं से रिलेटेड। ठीक है, इसके संदर्भ में इसी के पश्चात में बात करते हैं कुषाण की। क्या बात करते हैं, कुषाण के संदर्भ में बात करते हैं, जो कि इंडिया में स्थापित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वंश था विदेशी जातियों में। और यही क्या होता है कि अपनी सत्ता को बाकायदा क्या करते हैं, स्थापित भी करते हैं और उसका विस्तार भी करते हैं। ठीक है,
इसी कारणवश ये कुषाण जो है या कुषाण वंश जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी तीनों वंशों की अपेक्षा में। ठीक है, ये कुषाण भी क्या होते हैं कि यार इसमें भी ये भी एक प्रकार की जनजाति ही होती है, सॉरी जाति होती है, एक प्रकार से जाति होती है जो कि ये चीन की जाति होती है। ये क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा मैप बनाओगे, मैप से हम बचते हैं थोड़ा सा, मैं मैप नहीं बनाता हूं तो मैप आप लोग बनाओगे, मैप के माध्यम से ये हमारा इंडिया का मैप हो गया जो कि पूरा मतलब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया होता था। तो ये जो चीन का पश्चिमी हिस्सा था यहीं से हमारा क्या होता है, ये चीन की जो जाति है जिसको हम लोग यीचू या तोकड़ी जाति के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की जातियां थी जो कि चीन की जातियां थी और ये इंडिया में जब विजिट करती हैं तो ये डायरेक्टली इधर से विजिट नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर पर्वत वगैरह था तो इधर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं कि इतने विशाल हिमालय पर्वत को लांगा जा सके या किसी शासक के द्वारा प्रयास किया जा सके कि हिमालय पर्वत को लांग करके वहां पे इंडिया में आक्रमण किया जाए। ठीक है, तो इस कारणवश ये पहले घूम करके ये चीन के पश्चिमी हिस्से से निकलते हैं। ये कुषाण जो कि एक प्रकार की जाति होती है ये पश्चिमी हिस्से से निकल करके मध्य एशिया जाते हैं। कहां पे? मध्य एशिया जाते हैं और उसी के पश्चात में इधर से घूम करके पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इंटर करते हैं, अर्थात यानी इंडिया के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विजिट करते हैं और इधर से ही इंडिया में ये मतलब प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सब करते हुए उनको काफी समय लगता है क्योंकि पहले ये ये पश्चिम साइड से निकल करके वो मध्य एशिया जाते हैं, मध्य एशिया के पश्चात में घूमते फिरते ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जाति थी चीन की जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यीचू बोलते हैं, यानी चीन की जाति थी जिसको हम लोग यूची यूची या तोखड़ी जाति के नाम से जानते हैं, तोखड़ी जाति के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम कुषाणों की उपाधि देते हैं या कुषाणों की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं मध्य एशिया वाले क्षेत्र से, इंटर करते हैं इंडिया में और बाकायदा पश्चिमी सीमा प्रांत में अपनी सत्ता को ये भी क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, किसके पश्चात में? पहलुओं के पश्चात में। पहलुओं का जब पतन हो जाता है यहीं पे पश्चिम सीमा प्रांत में ही, तो उसके पश्चात ही ये नया वंश यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड इन्हीं के संदर्भ में और बात करें तो ये भी यार इनमें कई ऐसे शासक हुए जो महत्वपूर्ण है। फिलहाल में सारे शासक महत्वपूर्ण नहीं थे लेकिन कुछ ऐसे शासक होते हैं जिनकी चर्चा अभी हम आगे इस क्लास में करेंगे। ठीक है, फिलहाल में ये जो हमारा कुषाण था या ये जो कुषाण वंश था इसके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में शक वंश देखा था उसमें यार शकों के संदर्भ में हम लोग ये देखे थे कि वो 5 प्रकार के कबीलों में आकर के इंडिया में क्या होते हैं, बट जाते हैं। तो जस्ट सेम उसी प्रकार से ये जो कुषाण थे ये भी यार इंडिया में क्या होते हैं कि 5 कबीलों में बट जाते हैं और इन्हीं 5 कबीलों में जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला या जो प्रमुख कबीला सामने उभर करके आता है इंडिया में उसी को हम लोग कुषाण के नाम से जानते हैं, या उस कबीले का जो प्रमुख शासक था वो कुषाण था। कुषाण का कबीला ही हमारा सर्वप्रथम उभर करके आता है। बाकी जो 4 बचे हुए कबीले थे वो छोटे छोटे थे तो उनको उतनी महत्वता इतिहासकारों ने नहीं दी। ठीक है, इसी के संदर्भ में थोड़ी सी अब ये बात करते हैं, इतनी सारी चीजें जान चुके हैं
बात करते हैं कुषाण वंश की स्थापना। यहाँ पे जो भी हमारे शासक होते हैं कुषाण वंश के, वो कुछ शासक महत्वपूर्ण होते हैं, ये अभी मैंने बोला। तो इसी के संदर्भ में बात करते हैं कुषाण वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई, यानी जब ये इंडिया में आते हैं, सत्ता स्थापित करते हैं, तो स्थापना किसके द्वारा की गई, ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुषाण वंश की स्थापना की थी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुजुल कन्फेसिस के नाम से जानते हैं। कुजुल कन्फेसिस के नाम से जानते हैं। कौन था, ये हमारा कुषाण वंश का संस्थापक था, ये याद रखना है। ये कुजुल कन्फेसिस क्या था, कुषाण वंश का संस्थापक था। एंड इसी के संदर्भ में एक हमारा महत्वपूर्ण शासक और आता है जो कि यही कन्फेसिस के पश्चात आता है, यानी दूसरे नंबर पे जो हमारा सबसे प्रमुख शासक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विम कड़फेसिस के नाम से जानते हैं। विम कड़फेसिस के नाम से जानते हैं। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक था हमारे कुषाणों का। और इसके संदर्भ में यह भी बोला जाता है कि जब ये अपनी सत्ता को स्थापित करता है कुजुल कड़फेसिस के पश्चात में, तो यार ये शैव धर्म को मानता है। शैव धर्म से तात्पर्य ये है कि इस समय यार जैन धर्म भी प्रचलन में था। जैन धर्म के साथ साथ समाज में कई सारे ऐसे धर्म थे। आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी हजारों की तादाद में, यार हजारों से भी ज्यादा की तादाद में हमारे धर्म इस समय प्रचलित हैं समाज में, ठीक है। तो जस्ट उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी हमारे नए नए धर्म उभरते गए और समाज में कई ऐसे लोग थे जो उन धर्मों को मानते गए और उन्हीं धर्मों के अनुसार अपना जीवन निर्वहन करते गए, ठीक है। तो इस समय ये हमारा नया धर्म लेकर के इंडिया में आता है जिसको हम शैव धर्म के नाम से जानते हैं, या एक तरीके से बोले तो शैव का उपासक था ये। शैव से तात्पर्य है शिव से तात्पर्य है इसका, ठीक है, विम कड़फेसिस का। इसी के पश्चात में जब इसकी सत्ता समाप्त होती है तो इसी कुषाणों में एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और एक वीर योद्धा के तौर पे हमारा एक शासक आता है जिसको हम लोग कुषाण के नाम से जानते हैं। इसी के नाम पे ही पूरे के पूरे वंश का नाम रख दिया गया, जिसको इतिहासकारों ने बाकायदा प्राचीन इतिहास में कुषाण वंश के नाम से स्थापित किया या संकलित करके रख दिया, ठीक है। तो इसी के नाम पे ही हमारा इस वंश का नाम रखा गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक था हमारा कुषाण वंश का, जिसको हम लोग कुषाण के नाम से जानते हैं। कुषाण के नाम से जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये, सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ऐसा क्यों? क्योंकि यार इससे पहले की क्लास में मैंने फिर से बोला कि शकों की क्लास मैंने ली थी, तो उसमें मैंने ये बोला था कि एक कैलेंडर चलाया था किसने, हमारे उज्जैन का एक राजा था या शासक था जो कि रुद्रदामन को पराजित करता है। रुद्रदामन को पराजित करने के पश्चात में जैसे ही वह शासक बनता है तो दो कार्य करवाता है। कौन कौन से? एक हमारा विक्रमादित्य की उपाधि स्वयं में मतलब लेता है, एंड इसी के पश्चात में एक हमारा कैलेंडर चलाता है जिसको विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं, जो कि 58 ईस्वी में चलवाया गया था। सेम उसी प्रकार से जैसे ही कुषाण शासक बनता है तो ये भी एक कार्य करता है, यानी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारा, इसके द्वारा ये कार्य किया गया। यह भी एक कैलेंडर चलवाता है, यानी एक नए कैलेंडर का निर्माण करता है जिसको हम लोग शक संवत के नाम से भी जानते हैं। विक्रम संवत वो हमारे इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन ये जो शक संवत है ये यार इंडिया में आज वर्तमान में
राष्ट्रीय पंचांग के रूप में आज इसकी गणना की गई है। और जो भी हम कैलेंडर देखते हैं, यही कैलेंडर हमारा क्या है, ये कुषाण के द्वारा ही इंडिया में क्या किया गया, चलाया गया। कब चलाया गया, तो ये चलाया गया 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, यानी जब कुषाण शासक बनता है तो 78 ईस्वी में इस कैलेंडर को क्या करता है, चलवाता है। एंड इसी के पश्चात में इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और ग्रेगोरियन के साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, शक संवत के नाम से जानते हैं, शक संवत के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में यार अगर हमको आज की डेट निकालनी है कि 78 ईस्वी से तात्पर्य क्या है, तो ये 1 ईस्वी से 78 वर्ष बाद इस कैलेंडर को चलवाया गया। और जो विक्रम संवत वाला था वो 1 ईस्वी से 58 वर्ष पहले चलाया गया था। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, डेट हमारी बाकायदा निकल करके आ जाएगी। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर था या ये जो शक संवत वाला कैलेंडर था, इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से इसका जो स्टार्टिंग का मंथ होता है, यानी इसका जो शुरुआत का कैलेंडर होता है या शुरुआती जो महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है। चैत्र आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बोले तो इसको ये अपनी लैंग्वेज में अगर बोलना चाहे तो मार्च वगैरह का समय होता है हमारा। 21 या 22 मार्च से एग्जैक्ट एकदम पॉइंट नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी 21 या 22 मार्च से हमारा ये कैलेंडर क्या होता है, स्टार्ट होता है, शुरुआती मंथ। एंड इसका जो लास्ट वाला मंथ होता है वो हमारा फागुन का होता है। यानी आज जो भी हम लोग बोलते हैं ना, आम भाषा में बोलते हैं फागुन वाला मंथ, यानी अप्रैल वगैरह में सॉरी 21 से पहले, यानी होली वाले समय में ही हमारा ये क्या होता है, अंत होता है, यही 20-21 से पहले। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसकी शुरुआत किसने की, कुषाण के द्वारा की गई। ठीक है, और ये जो कुषाण है ये भी भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से ही भारत में विजिट करता है और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही अपने साम्राज्य को या अपनी सत्ता को स्थापित करता है। और सत्ता को स्थापित करने के क्रम में ये इसी पश्चिमी सीमा प्रांत में अपनी एक नई राजधानी बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजपुरुष के नाम से जानते हैं। राजपुरुष, या जिसको हम लोग आज आधुनिक तौर पे देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेशावर वाला क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। उसी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यानी कुषाण जो राजधानी बनाता है, राजधानी जो बनाता है वो राजपुरुष बोल सकते हैं, या आज आधुनिकता के तौर पे इसको हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं। तो ये पेशावर वाले क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाता है। एंड इसी के पश्चात में ये धीरे धीरे सोचता है कि यहाँ पे तो हमने सत्ता स्थापित कर दी, कोई बात नहीं, अब चलते हैं थोड़ा सा इंडिया के अंदर भी अपना माहौल गर्म करते हैं। तो ये क्या करता है कि कुषाण जो है ये इस क्षेत्र को छोड़ करके ये भारत के मध्य वाले क्षेत्र में भी जाकर के अपनी सत्ता को स्थापित करता है। मध्य क्षेत्र से तात्पर्य ये है कि ये हमारे मथुरा वाले क्षेत्र तक आ जाता है, इतना अंदर तक विजिट करता है भारत में कि ये मथुरा वाले क्षेत्र तक ये अपनी सत्ता को स्थापित करता है। और इसी क्रम में जब ये मध्य भारत में आकर के विजिट करता है, अपनी सत्ता स्थापित करता है, तो फाइनली ये एक नई राजधानी पुनः बनाता है। किसको बनाता है, पुनः एक नई राजधानी बनाता है जिसको हम लोग मथुरा के नाम से जानते हैं। इस मथुरा को अपनी नई राजधानी के तौर पे बनाता है और यहीं पे एक हमारी कला विकसित होती है जिसको हम लोग गांधार कला के नाम से जानते हैं। गांधार कला ये मथुरा में ही विकसित होती है, क्योंकि ये जो था कुषाण जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म से प्रेरित था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था।
तो इस कारणवश इस मथुरा वाले क्षेत्र में या भारत के स्थानीय क्षेत्र में या प्रांतीय क्षेत्र में एक नई कला देखने के लिए मिलती है कुषाण के द्वारा, जिसको हम लोग मथुरा कला के नाम से जानते हैं या गांधार कला के नाम से जानते हैं। फाइनली जो गांधार कला थी वो यहाँ पे विकसित होती है पश्चिम क्षेत्र में या पश्चिमी सीमा प्रांत वाले क्षेत्र में, अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। और मथुरा में आकर के जब ये सत्ता स्थापित करता है, एक नई हमारी कला विकसित होती है जिसको मथुरा कला या मथुरा कला के नाम से जानते हैं। जो गांधार कला थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी सारा माहौल होता था वो गांधार कला के अंतर्गत ही होता था। लेकिन जैसे ही मथुरा वाले क्षेत्र में सत्ता स्थापित हुई तो मथुरा वाले क्षेत्र में भी कुषाण के द्वारा एक नई कला देखने के लिए मिलती है जिसको मथुरा कला के नाम से जानते हैं। तो नोट पॉइंट में ये डाल करके हम लोग लिख लेंगे कि यार जो गांधार कला है, यानी जो गांधार कला है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? बौद्ध धर्म से। और ये जो मथुरा कला है, ये मथुरा कला ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? जैन धर्म से रिलेटेड है हमारी मथुरा कला। ठीक है, तो इस तरीके से कुषाण भी क्या करता है, काफी सारी चीजें करवाता है अपने साम्राज्य में और काफी सारा माहौल ये सेट करता है इंडिया में रह करके ही। और इतना ही नहीं, ये बौद्ध धर्म को जब अपनाता है तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाता है। यहां से भी पॉइंट याद रखना है कि बौद्ध धर्म में दो हमारी शाखाएं थी, एक थी हमारी हीनयान, एक था महायान। तो महायान शाखा को ये कुषाण क्या करता है, अपनाता है। और इतना ही नहीं, हमारे ये जो चौथी बौद्ध संगति थी ये कुषाण के समय ही हमारी होती है। इस फैक्ट को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि चौथी जो बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है वो हमारा कुषाण के समय ही होता है। किसके समय? कुषाण के समय। और इस चौथी बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो अध्यक्ष जो थे हमारे, ये बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उसको हम पशुमित्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पशुमित्र के नाम से भी जानते हैं। और कहां पे होता है? तो ये हमारा कुंडलवन, नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो यहां देखते हैं कुंडलवन, जो कि आधुनिक या वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहीं पे हमारी चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। किसके समय में होता है? कुषाण के समय में। अध्यक्षता किसने की? पशुमित्र के द्वारा। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। एंड इन्हीं के संदर्भ में एक बात ये बोली जाती है कि जब ये इंडिया के मध्य वाले क्षेत्र में या भारत के मध्य क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं तो भारत का शासन इन्हीं के द्वारा चलने लगता है। ठीक है, फिलहाल में। और इस समय बाकी अन्य क्षेत्रों में कोई हमारे शासक उस तरीके का था नहीं, जो भी थे वो छोटे छोटे रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई रहा होगा, तभी ये इतने अंदर तक आ पाया। अन्यथा आप सोचो ना कि अगर अन्य कोई शासक इंडिया के अंदर होता तो क्या ये भारत के मध्यवर्ती भाग में अपनी सत्ता स्थापित कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है, तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि इस समय इंडिया के अंदर या इंडिया के अंतर्गत उतना शक्तिशाली अन्य कोई शासक नहीं था। इसी कारणवश ये कुषाण अपनी सत्ता को इंडिया के मध्यवर्ती भाग में अपनी सत्ता स्थापित करता है। ठीक है, तो जब ये सत्ता वगैरह स्थापित कर लेता है, इस क्रम में इंडिया का शासन यही चलाने लगता है।
और इस क्रम में जब ये शासन अपना चलाने लगता है तो एक बात ये होती है कि जो मध्य एशिया वाले लोग थे वो यार उनके पास रास्ता था नहीं व्यापार वगैरह करने का, तो वो जो व्यापार करते थे वो इसी वाले क्षेत्र से आकर के करते थे, यानी पूरा घूम करके मध्य एशिया जाते थे, मध्य एशिया से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आकर के तब इंडिया में विजिट करते थे और इंडिया में उसके बाद वो पुनः व्यापार करते थे। तो इन सारी चीजों को या इन सारे गतिविधियों को देखते हुए कुषाण ने क्या किया कि जब वो देखता है कि मेरे शासनकाल में जो भी मध्य एशिया के लोग हैं या जो व्यापारी हैं वो व्यापार करना चाहते हैं इंडिया के अंतर्गत, तो क्यों ना इस चीज का या इस लाभ का अवसर उठा करके हम इनसे कुछ पैसे लेते हैं। पैसे किस रूप में लेते हैं? तो वो टैक्स के रूप में लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर हमारे साम्राज्य में आकर के मतलब किसी भी प्रकार का व्यापार करोगे तो आप हमको क्या करोगे? चुंगी अर्थात टैक्स दोगे। ठीक है, तो ये टैक्स की जो प्रथा है, ये चुंगी की जो प्रथा है, ये हमारा कुषाण के समय में क्या होती है? मध्य एशिया वाले लोगों के लिए ये लागू कर दी जाती है। तभी वो यहाँ पे यानी भारत के आंतरिक भाग में आकर के अपना व्यापार करते हैं। और उस समय जो सबसे प्रचलित हमारा व्यापार था वो रेशम का व्यापार था। तो इस रेशम के व्यापार के करने के उद्देश्य से मध्य एशिया के व्यापारी हमारे इंडिया में आते थे और यहाँ पे व्यापार करते थे। तो इस क्रम में ये जो कुषाण था ये इस प्रांत में यानी यहाँ पे इसकी सत्ता स्थापित थी मथुरा वाले क्षेत्र में, और ये यहाँ से क्या होता है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में यहाँ पे ये कुछ लोगों को भेज करके इस सीमा पर टैक्स लगाता है, या टैक्स एक तरीके से बोले या चुंगी एक तरीके से बोले, कर बोल सकते हैं। तो इस रेशम वाले मार्ग पर ये कुषाण क्या करता है? टैक्स लगा देता है और उनसे काफी मात्रा में टैक्स वसूलता है अर्थात पैसा वसूलता है। और पैसा इतना ज्यादा वसूलता है कि यार इसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चला दिए। इतना पैसा इसको प्राप्त हो जाता है अपने शासन काल के दौरान में। और यहाँ पे हमको एक दो फैक्ट ये याद रखना है कि इससे पहले हम लोगों ने शकों के संदर्भ में पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कहां पे चलाए गए? शकों के द्वारा चलाए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासन में चलाए गए? वो कुषाण के शासन काल में चलाए गए। और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसके शासन काल में चलाए गए? तो वो आगे हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। तो उस गुप्तों के मतलब शासन काल के दौरान में सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के हमारे चलवाए गए। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारे पैसा जब उसको अधिक प्राप्त हो जाता है। एंड इन्हीं के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो हमारा मतलब सिक्के चलाए गए कुषाणों के शासनकाल में, वो तांबे के सिक्के हमारे सर्वाधिक मात्रा में चलाए गए। और सर्वाधिक मात्रा में सबसे अगर शुद्ध सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं या जो प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों को, वो कुषाणों के शासनकाल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है, या इस बात को हमें क्या करना है? याद रखना है। तो आई थिंक यार इतनी सारी चीजें हमें समझ में आई होंगी। थोड़ी सी बात और करते हैं इसी कुषाण के संबंध में, यानी कुषाण के शासनकाल में या इनके दरबार में कुछ हमारे दरबारी रहते थे, कुछ हमारे ऐसे महान महान व्यक्ति थे जिनकी चर्चा इतिहासकारों ने बाकायदा इस वंश के संदर्भ में या इस वंश के माध्यम से संकलित करके रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कुषाण के समकालीन जो इनके दरबारी थे या इनके दरबार में कुछ ऐसे व्यक्ति रहते थे जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है,
यहीं पे देखते हैं, यानी कुषाण के शासनकाल में या कुषाण के समकालीन कुछ हमारे व्यक्ति थे। यहां से प्रश्न 100% बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो हमारा कुषाण था इसके संदर्भ में हमारे 2-3 नाम याद रखने। सबसे पहले अश्वघोष, अश्वघोष नाम का व्यक्ति रहता था, अश्वघोष, ये अश्वघोष। एंड इसी के पश्चात में हमारा एक व्यक्ति था चरक, एंड चरक के बाद में एक था हमारा सुश्रुत, सुश्रुत था, और एक था नागार्जुन, नागार्जुन। ये हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि कुषाण के समकालीन थे या कुषाण के शासनकाल में ये रहते थे, और ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ये आम व्यक्ति नहीं थे। ये जो अश्वघोष था ये हमारा क्या करता है कि ये हमारी एक रचना करता है जिसको हम लोग बौद्ध चरित के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बौद्ध चरित के नाम से। ये एक प्रकार से बौद्धों से संबंधित एक हमारी रचना थी जो कि अश्वघोष के द्वारा की गई, और किसके शासनकाल में की गई? तो वो कुषाणों के शासनकाल में हमारी की जाती है। ठीक है, और ये एक प्रकार से ये जो बौद्ध चरित है इसको बौद्धों का रामायण कहकर भी इतिहासकारों ने क्या किया? संबोधित किया है। तो इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। इसके पश्चात में आते हैं चरक। ये जो चरक हैं इन्होंने चरक संहिता की, चरक संहिता की रचना की है, और इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि चरक संहिता को या चरक को हम लोगों या इतिहासकारों के द्वारा भारत के चिकित्सा का जनक माना जाता है। एक तरीके से यही बोले तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम चिकित्सा क्षेत्र के जनक कौन थे या पिता कौन थे? तो वो थे हमारे चरक। चरक ने किसकी रचना की है? तो चरक संहिता की रचना की है। किसके शासनकाल में की है? तो वो हमारा कुषाण के शासनकाल में देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसी के पश्चात में तीसरा आता है हमारा सुश्रुत आते हैं। कौन आते हैं? सुश्रुत। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की है, इसको भी याद रखना है। सुश्रुत संहिता की रचना हमारे कौन करता है? सुश्रुत करते हैं। किसके शासनकाल में? कुषाण के शासनकाल में। एंड इसी के पश्चात में ये जो सुश्रुत थे इनको इंडिया के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत इनको शल्य चिकित्सा के जनक के तौर पे भी जाना गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हमें नोट रखना है। एंड लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं नागार्जुन साहब। इस नागार्जुन साहब के द्वारा हमारा एक रचना की गई या इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यवाद एवं सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद का सिद्धांत हमारे किसने दिया? तो वो नागार्जुन जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है। और साथ ही साथ में नागार्जुन को प्राचीन समय का यानी कुषाण के समय का आइंस्टीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे भी हमें क्या याद रखना है। नागार्जुन किसके समकालीन थे? कुषाण के समकालीन थे। सुश्रुत किसके समकालीन थे? कुषाण के समकालीन थे। चरक किसके समकालीन थे? कुषाण के समकालीन थे। एंड जो भी इसके अंतर्गत जो भी हमारे व्यक्ति आते हैं या जो दरबारी आते हैं वो सारे के सारे नाम हमें याद रखने हैं, और इन्होंने किसकी रचना की, किस संदर्भ में की और किसके समकालीन रह करके की। तो इस कारणवश ये कुषाण वंश क्या हो जाता है? काफी ज्यादा महत्व रखता है अपने आप में मौर्योत्तर काल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कुषाण वंश। फाइनली ये हमारा मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जो भी चैप्टर था ये यहीं पे पूर्णतः क्या होता है? समाप्त होता है।
फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई तथ्य रह जाता है तो आप लोग यार कमेंट करोगे, उसमें मुझे भी थोड़ा सा बताओगे कि हाँ इसमें ये सारी चीजें रह गई हैं, तो उसके माध्यम से हम पुनः एक नई क्लास अटेंड करेंगे जिसमें सारी चीजों को हम कवर करेंगे। फिलहाल में मेरे अनुसार मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड छोड़ करके रखा है। ठीक है, तो फिलहाल में ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर पे। तब तक के लिए जय